This call is now being recorded. Let's hope now it stays that way. स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, क्या अब आप सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। चलो फाइनली आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं। तो देखिए आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहेगा कि समझना कि यार चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की, वो कुछ एविडेंस के बेसिस पे ही दी थी। तो वही एविडेंसेस को हम यहाँ पे भी देखेंगे और देखेंगे कि कैसे उनको देख के हम कह सकते कि हाँ इवोल्यूशन सही में इस तरीके से हमारा ऑपरेट करता है। So let's understand this by going backward in time and identifying similar characteristics between the species. तो बेसिकली बेटा होता क्या है ना कि कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं ना, उनके अंदर एक कॉमन कैरेक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं यहाँ पे, लेट्स एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देख अगर समझाऊं। सो अगर हम बात करते लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे वल्चर का, राइट। वल्चर लिख लिया मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पैरो, मैंने यहाँ पे लिख दिया पैरट। अब इन तीनों के अंदर आपको कुछ चीजें कॉमन मिल जाएंगी। क्या आप बता सकते हो मुझे इन तीनों में कॉमन क्या होगा? स्पैरो, वल्चर और पैरट के अंदर कॉमन क्या क्या होता है बताओ? क्या कॉमन कैरेक्टर इनमें मुझे मिल सकते हैं देखने के लिए? एक हो सकता है ना कि इनके अंदर मुझे विंग्स मिल सकते हैं, विंग्स, और उसके अलावा विंग्स मिल जाते हैं मुझे। इन तीनों के अंदर एक कॉमन चीज मुझे मिल सकती है। देन और कुछ? गुड इवनिंग सर। उसके अलावा विंग्स के अलावा या गुड इवनिंग सर इनके जो बोलो। सर इनके जो पंजे होंगे उस पर स्केल्स हो सकते हैं। स्केल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, स्केल्स मिल जाएंगे आपको इनके पंजों के ऊपर। तो स्केल्स ऑन हाइंड लिम्ब। एक्सक्यूज मी सर, पंजे भी हो सकते हैं। हाँ जी बेटा बोलिए, क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। सर बी तो पंजे भी हो सकते हैं। सर मैं क्लास नहीं लगा सकती हूँ। क्या हो गया बेटा आपको? सर तबीयत खराब है। कोई बात नहीं बेटा, तो आराम कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको बाद में रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, ठीक है। यस सर। सो स्केल्स के ऊपर आपको हैंडलिंग मिल सकते हैं। उसके अलावा यू कैन हैव अ बीक, राइट, यू कैन हैव अ बीक ऑन देम। सो आपको यहाँ पे कॉमन चीज आपको मिल सकती है। तो बेसिकली कई सारे कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे हैं जो आपको मिल सकते हैं इसके अंदर, जो इनके एंसेस्टर में भी होंगे। इनके एंसेस्टर के अंदर भी आपको ये कॉमन कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलते होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। What is meant by characteristics? इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? So characteristics are the details of the appearance or behavior, in other words, a particular form of particular function. So for example, जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पे जिसके हमने यहाँ पे बोल दिया विंग्स, तो विंग्स एक कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे। फेदर्स, फेदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे बर्ड्स का, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कैरेक्टरिस्टिक, राइट। फॉर एग्जाम्पल 4 limbs of the are is the characteristic। हम सबके पास 4 limb है, राइट, वी ऑल हैव द 4 limb, राइट। सो ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये आपको कई बार होता क्या है ना कि कुछ ट्रेट्स आपको कॉमन मिलते हैं एक ग्रुप के अंदर। जैसे बर्ड्स के अंदर क्या कॉमन मिल रहा है? विंग्स आपको कॉमन मिल रहा है, बीक कॉमन मिल रहा है, फेदर्स आपको कॉमन मिल रहा है, राइट। सो दैट इज समथिंग विल सी ओवर हियर। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, प्लांट कैन डू फोटोसिंथेसिस। ये कॉमन कैरेक्टर है, सारे प्लांट्स आपके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो जो कॉमन कैरेक्टर होता है ना बेटा, वो याद रखना कि वो आज से हजारों सालों पहले भी आपको देखने के लिए मिलता था। आज से हजारों सालों पहले भी वो आपको कैरेक्टर देखने के लिए मिलता था, राइट। नाउ some basic characteristics will be shared by most organisms। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अंदर बंदर के अंदर क्रोकोडाइल में होता है, कॉमन क्या है? ऑल हैव कॉमन 4 limbs। हम सबके पास 4 limbs आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइट। 2 हाथ 2 पैर हमारे पास भी है, बंदर के पास भी है और क्रोकोडाइल के पास भी है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा कॉमन कैरेक्टर हो गया जो हम सब लोग शेयर करते हैं,
क्या मैं कह सकता हूँ ये कैरेक्टर छिपकली के अंदर भी मिलता है? क्या मैं कह सकता हूँ? कैन आई से दैट कि छिपकली के अंदर भी Yes, टर्टल sir. मिलते हैं? Yes, sir. बिल्कुल मैं कह सकता हूँ बेटा, Yes, sir. बिल्कुल मैं कह सकता हूँ ना। छिपकली का दो आगे के पैर होते हैं, दो पीछे के पैर होते हैं, सो इट विल आल्सो हैव दैट सेम कॉमन कैरेक्टर। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हम सब कॉमनली शेयर करते हैं, राइट? सो दीज आर कॉल्ड एज माय कॉमन कैरेक्टर्स। और यहाँ पे समार में इन तीनों में कॉमन क्या है? 4 limbs, दो आगे दो पीछे। The more characteristics two species will have in common, the more closely they are related. जितने कॉमन कैरेक्टर आपको मिलते हैं उतना ही क्लोजली आप वहां पे रिलेटेड होते हैं, राइट? ये बात याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना। जितने कॉमन कैरेक्टर आपको मिलते हैं एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर, उतने ही वो लोग क्लोजली रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं यहाँ पे, लेट मी राइट इट डाउन एग्जाम्पल ओवर हियर। एग्जाम्पल कैन बी समथिंग लाइक योर चिंपैंजी। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप लिखता हूं यहाँ पे एज अ चिंपैंजी, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गोरिल्ला। अगर आप देखोगे तो इन दोनों में काफी ज्यादा कॉमन कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। उनकी बॉडी बड़ी होती है, पूरे बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं, राइट? दोनों सीधे खड़े होकर ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाते, नकल्स के ऊपर चलते हैं, राइट? सो विल हैव मोर कॉमन कैरेक्टर बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में आपको ज्यादा कॉमन कैरेक्टर मिल जाएंगे। सो विल हैव more common characters between them. You have more common characters between them. अब क्योंकि इनमें ज्यादा कॉमन कैरेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो याद रखना आप कह सकते हो कि ये ज्यादा रिलेटेड हुए। चिंपैंजी गोरिल्ला ज्यादा रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, क्योंकि इनके अंदर आपको ज्यादा कॉमन कैरेक्टर मिल जाते हैं। अगर मैं इनके बीच में ह्यूमंस लिख दूं ना, तो ह्यूमंस में भी सिमिलैरिटी है, लेकिन इतनी नहीं जितनी इन दोनों के बीच में है। इन दोनों के अंदर ज्यादा सिमिलैरिटी। इनके दांत देखो आप, दांत काफी बड़े होते हैं, सेम साइज के होते हैं दांत, राइट? सो याद रखना, जितने कॉमन कैरेक्टर उतने क्लोजली एनिमल रिलेटेड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द मोर कॉमन कैरेक्टर मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है, ये मैं एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, राइट? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन और मंकी दोनों ज्यादा क्लोजली रिलेटेड देखा जाए तो दोनों में ज्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू क्रोकोडाइल, राइट? So that is something you have to know. For example, humans are closely related, so we can say that we are very close common ancestors, right? बिल्कुल हम लोग काफी closely related है, so हमारे बिल्कुल common ancestors बिल्कुल होंगे। Humans and chimpanzees are also related, but less similar than the humans. देखो, हम और चिंपैंजी भी काफी closely related हैं, लेकिन स्टिल हमारे में डिफरेंसेस आ जाते हैं। डिफरेंस मतलब हम लोग सीधे चल पाते, वो लोग सीधे नहीं चल पाते हैं। हमारा वर्टेबल कॉलम थोड़ा अलग होता है, उनका वर्टेबल कॉलम थोड़ा अलग होता है, राइट? सो याद रखना कि आपको कॉमन कैरेक्टर मिलते हैं, बट कई बार आपको कुछ के बीच में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर आपको मिलेंगे, कुछ के बीच में आपको ज्यादा कॉमन कैरेक्टर नहीं मिलेंगे। सो ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज हैव अ डिस्टेंस कॉमन एंसेस्टर। अगर आपको याद हो तो ह्यूमन इवोल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, सो जो चिंपैंजी होते हैं, जो आपके जो चिंपैंजी होते हैं और जो हमारे ह्यूमंस थे, वो दोनों कहाँ से इवॉल्व हुए थे? वो दोनों इवॉल्व हुए थे एक कॉमन एंसेस्टर में से। सो चिंपैंजीज एंड ह्यूमंस जो आप कहते हैं, ये दोनों इवॉल्व हुए थे आपके कॉमन एंसेस्टर में से। दे इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ये जो कॉमन एंसेस्टर था, ना ही ये ह्यूमन था ना ही ये चिंपैंजी था, ठीक है? ये दोनों के बीच का था, और इसमें से ही एक लिनेज ने बनाया ह्यूमन बीइंग्स और एक लिनेज ने बनाया हमारे यहाँ पे चिंपैंजीज। तो ये बात दिमाग से हटा दो कि चिंपैंजी में से ह्यूमंस बने, ये बात हटा दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक कॉमन एंसेस्टर में से चिंपैंजीज और ह्यूमंस बने थे। तो हमारे अंदर भी कॉमन चीजें हैं, लेकिन इतनी नहीं है जितनी एक ह्यूमन के अंदर होती है। तो ये बात याद रखना है यहाँ पे, राइट? Humans and cow are also related, but less similar than the humans and chimpanzees. So they have a very distant common ancestor. बिल्कुल सही बात है। Similarity हमारे और गाय के अंदर भी है, हमारे और काउ के अंदर भी similarities आपको मिल जाएगी। 4-chambered heart, we have mammary gland present in both the animals, right? Hair on the body, but इतने common character नहीं है जितने हमारे और चिंपैंजी के बीच में है।
तो ये बात याद रखिए कि कॉमन कैरेक्टर के थ्रू आप बता सकते हो कि कौन ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Let's see. Yes, sir. So, what is meant by character? So we can build a small group of species using a recent common character. जैसे ये सारे ह्यूमन से सब में कुछ ना ये सारे क्लोजली रिलेटेड है, दे हैव मेनी कॉमन कैरेक्टर्स, दीज आर द ह्यूमन बीइंग्स। और ये है आपके चिंपैंजीज आप देख सकते हो काफी क्लियरली, दे आर ऑल गोइंग टू हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स विद देम। सुपर ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप विद मोर डिस्टेंस कॉमन कैरेक्टर्स। अब देखो यहाँ पे जैसे एक पिक्चर आपके सामने आ गई, यहाँ पे आपके सामने है डॉग्स है, कैट है। अच्छा कौन सा एनिमल आपको दिख रहा है जरा बताना मुझे, देखें कितने कौन से एनिमल आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। Dog, cat, rabbit, Squirrel. Squirrel, Snake. snake, very good, snake, right? हाँ Very cat आ गया, snake आ गया, बर्ड भी है, पैरट भी है बर्ड, और parrot और rat, रैट भी है, यस राइट, बिल्कुल Mongoose. सही है सही है। अब ये सारे आपके एनिमल्स आपके सामने रखे हुए हैं, अब काफी सब लोग अलग अलग एक दूसरे से, राइट। इवन देन इनके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर आपको मिल जाएगा, राइट। सो इवन इनके अंदर भी आपको मिलेगा कि कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर इनके अंदर होंगे, राइट। बट स्टिल देखा जाए तो स्टिल ये काफी एक दूसरे से यहाँ पे अलग अलग है। सो यही चीज आपको यहाँ पे बताने के लोग कोशिश कर रहे हैं, राइट। कई बार कुछ एनिमल्स के अंदर आपको कॉमन कैरेक्टर कम मिलेंगे, कुछ के अंदर ज्यादा मिलेंगे। जिनके अंदर आपको ज्यादा कॉमन ट्रेट्स मिलते हैं दे आर क्लोजली रिलेटेड, जिनके अंदर आपको कम कॉमन कैरेक्टर्स मिल जाए वो क्लोजली रिलेटेड नहीं होते। और वही चीज आपको यहाँ पे समझनी है। सी in theory we can keep going backward like this until we come to a notion of single species at the very beginning of the evolution time, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे evolution यहाँ पे दिखाया गया है, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से ये आदमी बन गया right, it all started with the fish, right, then reptile land पे आ गया, and then ऐसे नहीं हुआ था exactly evolution, पर वो एक आपको बताने के लिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कि कैसे आपका एडवांस फॉर्म इस तरीके से आया था, right। If that is the case, then at some point in the history of living, on the history of the earth, non-living material must have given rise to life. बिल्कुल सही बात है। आप मम्मी बुला रही है। हाँ जी, सुनिए मेरी बात, याद रखिएगा कि आपके अर्थ के ऊपर जो सबसे पहले जो आपकी लाइफ आई थी, राइट, वो बिल्कुल आपके नॉन लिविंग मटेरियल से आपकी आई थी। याद रखना ये आप इस लेवल पे इतना डिटेल में नहीं सीखते हैं, आप इसे लाइक 9th 10th ग्रेड पे इसे नहीं समझते आप, लेकिन याद रखना आपके जो अर्थ पे जो सबसे पहले जो लाइफ आई थी, सबसे पहले जो आपका सेल बना था, वर्किंग सेल, वो नॉन लिविंग मटेरियल में से बना था, राइट। एंड देन बाद में आपके जो भी एडवांस लाइफ फॉर्म आए थे उस सेल में से बने थे, बट सबसे पहला जो लाइफ आया था इतना याद रख लेना, इट केम फ्रॉम द नॉन लिविंग मटेरियल, ठीक है। सो ये बात याद रखना, इसको ज्यादा डिटेल में समझना नहीं, बट इतना याद रखना। There are many reasons, many theories on evolution of life on Earth. बिल्कुल बहुत सारी theories है आपकी evolution की, but सबसे ज्यादा जो accept की गई है वो आपकी की है given by the Charles Darwin। याद रखना evolution की बहुत सारी theories लोगों ने आगे रखी थी, evolution की बहुत सारी theories लोगों ने आगे रखी थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा accept की गई थी that was given by of your Charles Darwin theory of evolution। याद रखना Darwin's theory of evolution। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि डार्विन की जो थ्योरी थी वो सबसे वाइडली आपकी थी एक्सेप्टेड, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे एविडेंसेस फॉर डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या क्या एविडेंस थे आपके डार्विन के थ्योरी के इवोल्यूशन के, इसको हम समझते हैं। तो पहला एविडेंस है मेरा यहाँ पे एनाटॉमिकल एविडेंसेस। इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, लेट्स ट्राई टू सी दैट। इसको समझाने के पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। आपने वेल को देखा होगा, एटलीस्ट टीवी पे देखा होगा, you must have seen a whale or a dolphin, आपने देखी होगी, राइट। सो यू हैव अ whale। आपने इवन देखा होगा आपके बैट को जो उड़ सकता है, राइट। आपने इवन देखा है आपके लेपर्ड को जो भाग सकता है तेज, राइट। एंड यू हैव आल्सो सीन द ह्यूमन बीइंग, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमंस। अब आप ये बात यहाँ पे समझिए, वेल के अंदर जो आर्म होता है ना, उसका फोर लिम्ब होता है,
उसके अंदर जो आपको जो बोन्स मिलते हैं, उसमें जो आपको जो बोन्स मिलते हैं वो सेम बोन्स हमारे अंदर भी है। मेरी बात ध्यान से सुनो और इस बात को समझो, और समझ नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लेना। वेल का जो आर्म होता है ना, जिसको यूज करके वो स्विम करते हैं, उसके आर्म के अंदर जो बोन्स होते हैं वो सेम बोन्स जो होते हैं वो हमारे आर्म के अंदर भी मिलते हैं, बस साइज हमारा छोटा होता है। ठीक है, वो सेम बोन्स आपको बैट के अंदर भी मिलते हैं, बैट के आर्म के अंदर, बैट का जो फोरलिम्ब होता है उसमें भी आपको मिल जाएंगे वो, और वैसे ही बोन्स आपको मिलते हैं आपके लेपर्ड के अंदर भी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इस बात को, वेल के आर्म का काम क्या होता है? वेल का जो आर्म होता है, फोरलिम्ब होता है, उसका काम क्या होता है बताइए मुझे? हेल्प टू स्विम। बिल्कुल, स्विमिंग, राइट। सो वेल का जहाँ पे फोरलिम्ब होगा उसे हेल्प करेगा स्विम करने के लिए, राइट। देन बैट का फोरलिम्ब उसे क्या मदद करता है? उड़ने के लिए। उड़ने के लिए। उड़ने के लिए, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इट विल यूज फॉर फ्लाई करने के फ्लाइट, लिए। फ्लाइट के यूज किया जाएगा उसे। लेपर्ड का भागने के लिए। रनिंग, भागने के लिए। राइट, रनिंग। और ह्यूमंस का लाइक टू लिफ्ट वेट, लेट्स से टू लिफ्ट वेट, ताकि हम अच्छे से चीजों को, सामान को उठा सके, फेंक सके, लेके जा सके, ऑल वी कैन डू दैट थिंग, राइट। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इन सब के अंदर जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है ना फोरलिम्ब का, वो सेम रहता है, कॉमन स्ट्रक्चर इन सब के अंदर, बट काम सबके अलग अलग है यहाँ पे। ऑल ऑफ देम हैव अ डिफरेंट फंक्शन। वेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है, बोन का स्ट्रक्चर है, वो स्विम करने के लिए हेल्प कर रहा है, बैट के अंदर फ्लाइट के लिए यूज हेल्प कर रहा है, लेपर्ड के अंदर रनिंग के लिए यूज कर रहा है। सो यू हैव डिफरेंट फंक्शन ओवर देयर। सो लेट्स सी यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, लेट्स ट्राई टू सी दैट। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिम्ब इन इज सिमिलर इन द मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एक्वेरियंस के अंदर सिमिलर होता है। और देखिए यहाँ पे उन्होंने वो पिक्चर बना के दी हुई है यहाँ पे आपको। ह्यूमंस का आप देख लो, वेल्स का देख लो, साइज आपका अलग होगा, लेकिन जो बोन का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है वो सेम रहता है। ठीक है, बैट का आप देख लो, कैट का देख लो, इवन बर्ड, लिजार्ड का आप देख लो। ठीक है, सो बेसिक एनाटॉमी जो होती है ना इन सब के अंदर, वो सबकी रहती है सेम, लेकिन फंक्शन सबका यहाँ पे होता है अलग। तो एक बात याद रखना, अगर स्ट्रक्चर सेम है बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, देखो वहां पे लिख के भी आया, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, तो याद रखना अगर स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन आपका यहाँ पे डिफरेंट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, और वो टर्म को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ होमोलॉजी। दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय होमोलॉजी। तो होमोलॉजी टर्म अगर आपके सामने आ रहा है तो आपको पता है क्या याद करना है, ये लिख लो, आपको याद रखना है सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। स्ट्रक्चर एनाटॉमिकली सबका सेम है, बट फंक्शन हर एक का यहाँ पे अलग अलग है। वेल के अंदर अलग फंक्शन है, बैट के अंदर अलग फंक्शन है, लेपर्ड में अलग फंक्शन है, ह्यूमन में अलग फंक्शन है, और इसको ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ होमोलॉजी। तो होमोलॉजी जब भी आपके सामने टर्म आएगा, याद रखना दैट सिंपली मीन्स सेम स्ट्रक्चर, सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, बट यू विल हैव अ डिफरेंट फंक्शन। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, जब भी होमोलॉजी टर्म आएगा तो ये एग्जांपल याद रख लेना जो मैं आपको बता रखे हुए यहाँ पे। वेल, बैट, लेपर्ड, ह्यूमन के अंदर इनके जो फोरलिम्ब होते हैं, दे हैव अ सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, राइट, बट दे विल हैव अ डिफरेंट फंक्शन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, दे हैव अ सेम स्ट्रक्चर, will have a same structure, but you will have a different function. You have a different function. This is called as my homology. इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे as a homology. और ये एक बहुत बढ़िया एविडेंस है इवोल्यूशन का, एक बहुत ही बढ़िया एविडेंस होता है आपको इवोल्यूशन का। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने छिपकली बना के रखी हुई है। अब ग्रीन छिपकली हमारे लिजार्ड, हमारे घर क्या हमें आसपास तो ऐसी दिखती नहीं है, बढ़िया, यू कैन सी यहाँ पे लिम्स को यूज करिए वो क्रॉल करने के लिए। यहाँ पे आपका चमगादड़ भाग रहा है उड़ उड़ के, राइट, इट इज यूजिंग द लिम्स ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, सो यू हैव सच ऑर्गन्स व्हिच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन आर कॉल्ड एज माय होमोलोगस ऑर्गन। याद रखना, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ होमोलोगस ऑर्गन। तो ये बात आपने भूलनी नहीं है यहाँ पे कि होमोलोगस ऑर्गन मेरा यहाँ पे क्या होता है, या होमोलॉजी मेरा क्या होता है। सिमिलर स्ट्रक्चर बट यू विल हैव अ डिफरेंट फंक्शन, सो दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ such homologous characteristics help to identify an evolutionary relationship between the apparent different species. बिल्कुल ऐसे होमोलॉजी को देख के
आप बोल सकते हो कि अच्छा इन सब के अंदर तो कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर है और इसके थ्रू आप उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आप बता सकते हो. So that should be clear to all of you. ठीक है. Now, on the contrary, all similarities simply in organ shape are not necessarily because of the common ancestry. ठीक है, ये बात भी कई बार हो जाती है. For example, wings of a bird and a wings of a bat. अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं. अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखना आप लोग. आपके सामने है बैट और आपके सामने यहाँ पे है बर्ड. अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से देखोगे तो पता है क्या होगा. अगर आप बर्ड का विंग देखते हो, राइट, उसके अंदर आपको फेदर मिल जाएंगे, मसल्स मिल जाएंगे, राइट. आप बैट का विंग देखोगे, आपको वहां पे फेदर नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ वहां पे मिलेंगे आपके मसल्स मिलेंगे वहां पे. ठीक है. मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ. चलो ये तो एक एग्जांपल है, एक और आपको एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको यहाँ पे. लाइक आप देखो एग्जांपल ऑफ योर बटरफ्लाई. आप बटरफ्लाई का विंग देखो, आप बटरफ्लाई का विंग देखो, आप देखो विंग ऑफ अ बर्ड. बहुत अलग होता है, मतलब स्ट्रक्चरली वो बहुत अलग होता है, राइट. इन दोनों के अगर आप विंग ऑब्जर्व करते हो ना, बटरफ्लाई का विंग तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट इन द सेंस बहुत ही नाजुक सा होता है, राइट, तो प्रोटीन से बना हुआ. बट बर्ड का अगर आप विंग देखोगे तो उसमें बहुत कुछ होता है, बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, राइट. तो पता है कई बार क्या हो सकता है, कई बार होता है ऐसा है कि आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो दोनों अलग अलग होंगे. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बटरफ्लाई एंड बर्ड के अंदर यू विल हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर बट दे विल हैव अ सेम फंक्शन. फंक्शन दोनों का सर सेम है. आपकी आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है. मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही मेरी आवाज? सर आ सर आपकी आवाज सर आ रही है. आ तो रही है बेटा, आ तो रही है. देखना अपने एंड पे, आपके एंड पे शायद से नेटवर्क का इशू हो सकता है, शायद से जरा ध्यान से देखना. ठीक है. सो देखो ध्यान से मेरी बात यहाँ पे सुनो. बटरफ्लाई के विंग देखो, बर्ड के विंग देखो, दोनों का काम होता है उड़ने का. ठीक है. लेकिन बटरफ्लाई का जो मेरा यहाँ पे विंग होगा, वो जो मेरा विंग रहेगा वो काफी अलग तरीके से बनाया गया होगा, और बर्ड का जो विंग होगा वो बहुत अलग तरीके से बनाया गया होगा. तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको सेम फंक्शन मिलेगा बट स्ट्रक्चर वहां पे आपका होगा अलग. It can happen that you will have a same function but you will have a different structure. तो चलिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं. जैसे इन्होंने यहाँ पे लेके रखा हुआ है, राइट, कि यहाँ पे बर्ड का विंग एकदम फेदर से कवर है, बैट का जो विंग है वो बिल्कुल स्किन से कवर्ड है आपका यहाँ पे. सो अगेन यहाँ पे फंक्शन इन दोनों का सेम है बट स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे हो रहा है थोड़ा डिफरेंट. सो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंट बट फंक्शन इज गोइंग टू रिमेन द सेम. तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपका फंक्शन सेम है और स्ट्रक्चर अलग है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक नाम यूज करते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. और अगर कभी आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है एग्जाम्पल, so that is the example of my analogous organ. Analogous organ. तो एनालोगस ऑर्गन बेटा वो होते हैं जिसमें क्या मिलेगा आपको, फंक्शन सेम होगा बट स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट होगा. जैसे यहाँ पे इन्होंने बैट और बर्ड का एग्जांपल दिया हुआ है, आप बटरफ्लाई और बर्ड का भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो. both of them will have same function, right? दोनों के विंग का काम एक ही होता है उड़ने का, बट स्ट्रक्चरली उन दोनों का कंटेंट अलग होगा, दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग हो जाता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो ना उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एनालोगस ऑर्गन. ठीक है. सच ऑर्गन विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज एनालोगस ऑर्गन. तो ये बात याद रखना. तो सच ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज एनालोगस ऑर्गन. ठीक है. तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद. अब आगे बढ़ने के पहले आप मुझे बताइए क्या होता है होमोलोगस ऑर्गन के अंदर, फटाफट बताइए. व्हाट हैपेंस इन होमोलोगस ऑर्गन? स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन अलग होता है. राइट. यू विल हैव अ सेम सेम स्ट्रक्चर फंक्शन बट बट सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन. हाँ जी, वो आपके होते हैं यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन. ठीक है. और होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल आप मुझे क्या दे सकते हैं? Hail, Four serpent, limbs of वेल, animals.
4 limbs of Whale, whale, bat, leopard, leopard, bat, right? बिल्कुल सही। इनमें क्या होगा? हाँ जी बेटा, इनमें क्या होगा? दे विल हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर, बट सबके फंक्शन वहां पे अलग हो जाते हैं। दैट इज माय होमोलोगस ऑर्गन। एंड एनालोगस में क्या होता है? different but such a different. बिल्कुल सही। दे विल हैव अ कॉमन फंक्शन, सेम फंक्शन, बट दे विल हैव अ स्ट्रक्चर व्हिच इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो ये होमोलोगस और एनालोगस जो हमने यहाँ पे टर्म देखे, दे आर अ क्लियर कट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ये आपके एवोल्यूशन के एक बहुत बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे बन जाते हैं। और ये एग्जांपल्स आपको यहाँ पे सबको क्लियर कट याद रखनी है, भूलना नहीं है आप लोगों ने। सो प्लीज मेक श्योर दीज आर द वेरी गुड एविडेंसेस ऑफ माय एवोल्यूशन, जो आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी सम मोर एविडेंसेस। कुछ और एविडेंसेस हम यहाँ पे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ योर एवोल्यूशन। So let's jump on to your some more. अच्छा, अब क्या आप लोगों ने जुरासिक पार्क पिक्चर देखी है कभी? कोई बात नहीं, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में देखना। पर देखी है। यस सर देखिए बढ़िया, अगर देखे तो अच्छी बात है, नहीं देखी तभी कोई बात नहीं, देखना फ्यूचर में, अच्छी पिक्चर है, राइट? सो उसमें बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, वो फॉसिल्स को ढूंढ रहे होते हैं, वो फॉसिल्स को ढूंढ रहे होते हैं और फिर उन्हें बाद में डायनासोर भी आ जाता है पिक्चर के अंदर, और वो लाइव होता है डायनासोर, वो और सबको परेशान करता है। बट एक बात याद रखना कि इवोल्यूशन समझने के लिए फॉसिल को देखना या स्टडी करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, राइट? आपको शायद मालूम नहीं होगा, बट स्टडी ऑफ फॉसिल को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी बेसिकली जो आपके जो जुरासिक पार्क में जो साइंटिस्ट होते हैं वो पैलेंटोलॉजिस्ट ही होते हैं। शायद आपने एक नाम सुना होगा, डॉक्टर ग्रांट करके होता है ना उसके अंदर, वो बेसिकली आपका पैलेंटोलॉजिस्ट ही होता है, राइट? नाउ लेट्स सी यहाँ पे हम इसको कैसे समझते हैं इस टॉपिक को। सो एविडेंस फॉर डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आर द फॉसिल्स। फॉसिल्स के थ्रू भी आप बता सकते हो कि एवोल्यूशन किस तरीके से होता है या किस तरीके से हुआ है। तो फॉसिल्स हमें मिलते हैं सॉइल के अंदर। या पहले तो ये बताओ मुझे कि फॉसिल बनता कैसे है? हाउ द फॉसिल गेटिंग फॉर्म जनरली कैसे बनता है? सर जब एनिमल्स जो है वो जमीन के अंदर दब जाते हैं। एक एक करके, पहले राम आप बताओ आप राम बोलो। सर जब एनिमल जो है मर जाते हैं और उनकी डेड बॉडी जो है जमीन में दब जाती है तो। ठीक है, अब आप बताओ मौलिका। सर जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं और जो जानवर होते हैं वो गिर जाते हैं और उसके ऊपर मिट्टी की लेयर आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण प्रेशर बढ़ जाता है और फिर वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, राइट, वो भी सही है। सो यस, दोनों का आंसर यहाँ पे सही, बिल्कुल। आपके एनिमल्स बरी हो जाते हैं, प्लांट्स बरी हो जाते हैं, एंड दे टर्न इनटू द फॉसिल अल्टीमेटली, राइट? अब देखो फॉसिल बनना और उसको वैसे कैसे रहना बड़ा मुश्किल वाला, मतलब एक लक वाला इवेंट होता है। क्योंकि अगर आपका फॉसिल बनना होगा या बनना चाहिए, देन वो वैसे कैसे आपको प्रिजर्व रहना चाहिए सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर वो वैसे कैसे आपका प्रिजर्व रहना चाहिए, तभी आपको पूरा पूरा स्केलेटन मिल सकता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आपको पूरा स्केलेटन मिलता नहीं, आपको सिर्फ छोटे छोटे बोन्स आपको मिल जाते हैं। सो फॉसिल जो बनता है ना, दैट प्रोसेस इज लाइक समथिंग विच हैपेंस बाय चांस, एक तरीके से कहा जाता है, होता है अपने आप से ही होता है नेचर के अंदर। एंड जब ये हो रहा होता है तो काफी लाइकली चांस होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको पूरा के पूरा फॉसिल इंटैक्ट मिले, चाहे वो डायनासोर का फॉसिल हो, हॉर्स का हो, कोई एलिफेंट का हो, बिकॉज वेरी ऑफन कुछ ना कुछ अर्थ पे होता रहता है जिससे वो लाइक बोन्स इधर उधर डिस्पर्स हो जाती है। सो लेट्स सी कैसे होता है आपका फॉसिलाइजेशन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टडी ऑफ ऑर्गन स्ट्रक्चर कैन बी डन नॉट ओनली बाय ऑन करंट स्पीशीज बट आल्सो ऑन द स्पीशीज दैट नो लॉन्गर लिव्स। हम उनको भी स्टडी कर सकते हैं जो अभी हमारे बीच में नहीं है फॉसिल्स के थ्रू, ठीक है? जैसे ये 3 एग्जांपल आपके सामने हैं। लेफ्ट में है आपका डायनासोर, जो बीच में एनिमल है, कोई बता पाएगा वो बीच वाला एनिमल मेरा कौन सा है? एनिमल नो वन? साइबर टूथ टाइगर। अरे वेरी गुड राम, राइट, दैट इज माय साइबर टूथ। और जो राइट में है मेरा यहाँ पे वो कौन सा है? सर मैमथ। सर मैमथ। करके हम इनके बारे में काफी कुछ बता सकते हैं, ठीक है? चलिए, हाउ डू वी नो दैट दीज एक्सटिंक्ट स्पीशीज एवर एग्जिस्टेड? चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे।
We know this from finding their fossils. हमें इनके, हाँ जी रविंद्र बताइए क्या कह रहे हैं आप? सर आवाज कट रही है बेटा, आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर बोलिएगा। कोई बात नहीं बेटा, अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को, आवाज अभी भी आपकी कट रही है, थोड़ी देर बाद ट्राई करिए, ठीक है। तो याद रखना, हम इनके बारे में क्यों जान पाते हैं? बिकॉज ऑफ द फॉसिल्स। इन सारे एनिमल्स को हम जान पा रहे बिकॉज ऑफ द फॉसिल्स, क्योंकि हम इनके फॉसिल्स को निकाल के स्टडी कर चुके हैं। तो ये रहा मैमथ का फॉसिल, ये रहा फॉसिल ऑफ योर सैबर टूथ एंड डायनासोर के फॉसिल्स, ठीक है। व्हाट आर फॉसिल्स एंड हाउ दे आर मेड? तो चलिए देखते हैं। तो समझे ये पानी के अंदर आपके यहाँ पे फिश घूम रही है, ठीक है, और ये काफी हैप्पीली घूम रही है यहाँ पे। अब देखते हैं इसके साथ क्या होगा। और ये फिश की हो गई यहाँ पे डेथ, तो ये सॉइल के अंदर जाके गिर गई, राइट। अब क्या हुआ, बाकी के फिश ने इसको खाया, डिकम्पोज कर लिया, तो इसकी जो स्किन था, मसल्स था, ये सारा एनिमल ने आके इसको खा लिया, उसे डिकम्पोज कर लिया। अब क्या होगा, अब रह गया यहाँ पे आपका योर स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन आपका इसका रह गया, ठीक है। और ये बरी हो गया पानी के नीचे, जो सॉइल होता है उसके नीचे ये बरी हो गया, ठीक है। सो बॉडी इज बरीड डीप अंडर द सी बेड, समुद्र के बहुत नीचे ये आपका बरी हो चुका है। अब क्या होगा, ग्राउंड वाटर वॉश अवे द मिनरल्स। अब मिनरल्स जो आपके होते हैं वो सॉइल के बॉटम तक जा रहे हैं, ठीक है। ये जो पानी जो नीचे आ रहा है इसके साथ आपके मिनरल्स सॉइल के बॉटम तक पहुंच रहे हैं, और ये मिनरल्स आपके फॉसिल तक भी पहुंच रहे हैं। मतलब बेसिकली आपका जो पूरा स्केलेटन है ना फिश का, वहां तक ये मिनरल्स आपके यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अब क्या होगा, रॉक डिपॉजिट ऑन द फॉसिल। तो इससे क्या होता है, जो मेरा पूरा का पूरा जो फॉसिल था उसके आसपास मेरा रॉक का डिपोजिशन हो गया, मतलब एक हार्ड रॉक का डिपोजिशन समझ लो हो जाता है फॉसिल के आसपास। क्यों हुआ, बिकॉज वो पानी आ रहा था, पानी के साथ मिनरल्स आ रहे थे, तो मिनरल्स के साथ साथ मेरा डिपोजिशन वहां पे हो जाता है रॉक का फॉसिल के ऊपर। सो ये चीज तुम्हें याद रखनी है। तो एक बार फिर देख लो स्टार्टिंग से यहाँ पे हुआ क्या, स्टार्टिंग से देख लो। फिश यहाँ पे घूम रही थी, ठीक है, पहले पॉन्ड था, फिश आई, फिश की हो गई डेथ। डेथ होने के बाद इसकी बॉडी को डिकम्पोज किया गया, बाकी फिश ने आके इसको खा लिया, फिर इसका जो स्केलेटल सिस्टम था वो बरी हो गया सॉइल के अंदर, राइट। अब क्या होता है, अब आपका यहाँ पे आता है ग्राउंड वाटर के साथ मिनरल्स आपके आएंगे सॉइल के अंदर। तो ग्राउंड वाटर के साथ साथ मिनरल्स आपके सॉइल तक पहुंच रहे हैं, और इन मिनरल्स की वजह से क्या होगा कि पूरा जो सॉइल, पूरा जो मेरा स्केलेटन होगा वो कवर हो जाएगा मेरे रॉक के साथ। सो रॉक डिपॉजिट ऑन द फॉसिल, तो पूरा जो मेरा फॉसिल है वो रॉक के साथ डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि पूरा एक मिनरल का डिपोजिशन पूरे स्केलेटन पे लग चुका है, राइट। अब 100 साल बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 years लेटर सी बेड कन्वर्ट्स इनटू अ माउंटेन एंड फॉसिल कम ऑन द सरफेस। 100 साल के बाद क्या हुआ, जहां पे पानी था वो जगह माउंटेन बन चुकी है, राइट। जो पानी था वो जगह माउंटेन बन चुकी है। शायद आपको बात ये मालूम नहीं होगी कि इवन हिमालय का जो कुछ कुछ बेल्ट था ना वो पानी के अंदर था। हिमालय का भी काफी सारा जो बेल्ट था वो आपका पानी के अंदर था, लेकिन आज की डेट में वो पानी के बाहर है, इट इज ऑन द माउंटेन्स। तो सेम चीज यहाँ पे होती है कि ये अब जो एरिया है वो अब माउंटेन के अंदर आ चुका है। अब क्या होगा, लेट्स सी, अब ये फॉसिल भी ऊपर आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि माउंटेन के साथ साथ ये फॉसिल भी मेरा ऊपर आ चुका होगा। अब रेन, अब बारिश का पानी आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश का पानी आएगा, और बारिश के पानी के वजह से जो ऊपर की जो सॉइल होगी वो निकलने लगेगी, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश का पानी आया, अब इससे क्या होगा, जो ऊपर की जो सॉइल होती है, जो माउंटेन के ऊपर की जो हार्ड सॉइल है वो आपके यहाँ पे निकलना चालू करेगी, राइट। और जैसे निकलती है तो क्या होता है, लोगों को वहां पे कुछ दिखता है, और लोग आके वहां पे देखते हैं, एंड दे व्हाट दे गेट टू सी, यार यहाँ पे तो मेरा फॉसिल लगा हुआ है। सो आर्कियोलॉजिस्ट डिग्स द सरफेस एंड फाउंड द फॉसिल। तो इस तरीके से आपको आपके फॉसिल मिलते हैं, राइट। इस तरीके से फॉसिल बनाए जाते हैं नेचर के अंदर अपने आप, और इस तरीके से आपको आपके फॉसिल यहाँ पे मिलेंगे, एंड देन यू कैन बी हैप्पी आफ्टर फाइंडिंग देम। All such preserved traces of living organism are called as by fossil. ऐसे जितने भी आपको फॉसिल मिलते हैं, राइट, या ऐसे जो भी आपको लिविंग ट्रेसेस मिलता है ऑर्गेनिज्म के, इसको हम बोलते हैं आप एज अ फॉसिल, ठीक है। तो याद रखना,
फॉसिल, जैसे कि आप लोगों ने बताया, राम एंड अमोलिका ने बताया, यू विल ऑलवेज फाइंड देम अंडरनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे ही आपको ये देखने के लिए हमेशा मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये बात याद रखना। हाउ डू वी नो हाउ द ओल्ड फॉसिल इज? अब फॉसिल देख के तुम कैसे बता सकते हो कि यार ये कितना पुराना है, राइट? तो इसका देखते क्या आंसर होगा यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे दो मेथड है, एक है रिलेटिव मेथड और एक है आपका आइसोटोप मेथड। इन मेथड्स को आप इस लेवल पे नहीं समझेंगे, बस ये नाम याद रखना, ठीक है। इफ वी डिग इनटू द अर्थ, if we dig into the earth, the fossil we find closer to the surface are more recent than the fossil we find deep in the deeper layer. ये मैं आपको करता हूँ एक्सप्लेन। देखो फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ क्रस्ट है, ये अर्थ है, ठीक है। अगर आपको फॉसिल मिल रहा है यहाँ पे, अगर आपको एक एनिमल का फॉसिल यहाँ पे मिल रहा है और अगर आपको एक एनिमल का फॉसिल मिल रहा है यहाँ पे, तो आप बताइए आपके हिसाब से ज्यादा पुराना कौन सा होगा, नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला। सर नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे वाला, सिंपल सी बात है। तो इसके थ्रू भी आप आइडिया लगा सकते हो। समझो अगर आपको 100 मीटर के अंदर अगर आपको एक फॉसिल मिलता है और एक फॉसिल आपको मिलता है लगभग अराउंड लाइक 2000 मीटर अंदर जाने के बाद, तो उसके बेसिस पे भी आप बता सकते हो कि कौन सा कितना पुराना है। इवन यूजिंग दैट यू कैन टेल कि कौन सा कितना पुराना होगा, उससे आप एक एज का एस्टिमेट आप लगा सकते हो। तो ये बात भी याद रखना, ठीक है। देन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर इन्होंने दिया हुआ है कि कैसे आपके लाइक फॉसिल्स आपको मिलेंगे। जितना आप अर्थ के नीचे आप जाते हो उतने आपको वहां पे लाइक आपको डीप के अंदर आपको फॉसिल मिल सकते हैं और उस डेप्थ के बेसिस पे आप उनका एज आप बता सकते हो, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। सो रीसेंट, ओल्डर और एक्सटिंक्ट। रीसेंट मतलब जो एकदम नए नए हैं वो, ओल्डर मतलब बहुत पुराने, और एक्सटिंक्ट मतलब जो अब यहाँ पे आपको देखने के लिए भी नहीं मिलता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। So that is something you will find happening over here. फिर एक होता है बेटा आइसोटोप वाला मेथड, वो हमें यहाँ पे देखना नहीं है। डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट इन द फॉसिल, ये आपको इस लेवल पे नहीं समझना, so you can ignore that, right? So complicated organs such as eye cannot be generated by a single DNA but will be created by a bit over generation. तो हमने अभी यहाँ पे देख लिया फॉसिल कैसे बनते हैं, और फॉसिल को यूज करके भी आप समझ सकते हो अपने इवोल्यूशन को, ये बात हमने यहाँ पे देख ली। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यार हमारी जो आईज होती हैं, राइट, हमारी आईज काफी एडवांस है, हम लोग काफी। सर हाँ बेटा बताइए, बोलिए। सर हम कार्बन डेटिंग का यूज भी तो करते हैं उनकी एज पता करने के लिए। राइट, बिल्कुल, कार्बन डेटिंग में हम लोग यूज करते हैं। सो कार्बन डेटिंग भी आपका एक टूल होता है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो एज ऑफ द फॉसिल। बट अगेन कार्बन डेटिंग करा कैसे जाता है इज नॉट समथिंग तुम इस लेवल पे समझते हो, बट यस वेरी ट्रू, उसको भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। रेडियो आइसोटोप कार्बन डेटिंग कैन बी यूज फॉर नोइंग द एज ऑफ द फॉसिल, बल्कि ये ज्यादा प्रिसाइज तरीका होता है टू नो द एज ऑफ द फॉसिल, यस राइट। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारी जो आंखें होती है, लाइक वी नो दैट हमारी आंखें काफी एडवांस है, बट इवन आइज का भी इवोल्यूशन हुआ है। आइज का भी अगर आप देखा जाओ तो आपका इवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले जो आपकी आइज जो आपको मिली थी सिंपल एनिमल्स के अंदर, वो बहुत ही बेसिक थी, और आज की डेट में जो ह्यूमंस है हमारे पास जो आई है वो काफी एडवांस है। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट, लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग ओवर हियर। सी how can each intermediate change be selected? Let's try to see over here. Let's understand with all possible explanation. Evolution by stages of eye कैसे होता है? The first basic eye was seen in planaria, which were just eye spot which can detect light. तो आप इस प्लेनेरिया को आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपके सामने एनिमल है ना, इसके पास आई स्पॉट्स हैं। आप देख सकते हो दो गोल गोल आई स्पॉट्स इसके पास है यहाँ पे। इसका ज्यादा कुछ काम नहीं होता, ये सिर्फ लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। ये जो आई स्पॉट आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, इसका सिर्फ एक काम यहाँ पे होता है, इट कैन डिटेक्ट द लाइट, बस, और कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बेसिक टाइप की आई है जो आपको प्लेनेरिया में देखने के लिए मिलती है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको मोर एडवांस आईज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। लेट्स सी दिस। The second evolution of eye in eye is seen in the insect like cockroach who has compound eyes, many lanes in one eye. तो आपका जो कॉकरोच होता है उसकी आईज होती है कंपाउंड आईज। उसमें आपको एक सिंगल आई में आपको कई सारे आपको लेंस मिलेंगे। सिंगल आई के अंदर आपको कई सारे लेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप अपने जो बैडमिंटन खेलने वाला जो आपका रैकेट होता है ना, अगर आप उसमें से किसी चीज को देख रहे हो,
वैसे ही दिख रहा होता है आपके कॉकरोच को या इवन आपके इंसेक्ट, कोई दूसरे इंसेक्ट को. सो दे हैव मेनी लेंसेज इन अ सिंगल आई एंड यू कॉल देम एज अ कंपाउंड आई. तो ये थोड़ी ज्यादा बेटर आई थी, प्लेनेरिया की जो आई थी उससे थोड़ी ज्यादा बेटर आई थी. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. लेट्स ट्राई टू सी दैट सम मोर एडवांस आई. द थर्ड इवोल्यूशन इन आई सीन इन द ऑक्टोपस, who has camera type simple eye with single lens. अब ये जो आई है ऑक्टोपस की काफी अच्छी आई होती है, इसमें आपको सिंगल लेंस मिलेगा, राइट. इट विल हैव अ सिंगल लेंस मिलता है सिंपल आई के अंदर, और इसका भी विजन काफी दूर तक ये देख सकता है, राइट. कंपेरेटिवली अगर हम कंपेयर करें इसको कॉकरोच के साथ, सो दिस एनिमल कैन सी अ मच मोर लॉन्गर डिस्टेंस तक वो ऑब्जर्व कर सकता है. तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमारा ऑक्टोपस है और ये इसकी यहाँ पे आंख है, राइट. सिंगल लेंस होता है सिंपल आई के अंदर. एंड आफ्टर दैट वी हैव अवर ह्यूमन आई. द लेटेस्ट इवोल्यूशन ऑफ आई इज इन द वर्टिब्रेट्स व्हिच इज अ एडवांस आई विद सिंगल लेंस. हमारी सबसे एडवांस आई हमारी होती है with much more with a much more better magnification and better observation. So basically इस आई को यूज करके हम काफी दूर तक देख सकते हैं, राइट. काफी क्लियरली देख सकते हैं. इसको देख के हम लोग इवन डेप्थ पता कर सकते हैं चीजों का कि कौन सी चीज कितनी पास में कितनी दूर है. सो मोस्ट एडवांस आई जो होती है वो ह्यूमंस की होती है. तो ये जो मैंने आपको 4 इवोल्यूशन के आई दिखाए, 4 जो मैंने आई आपको दिखाया और उनका इवोल्यूशन यहाँ पे दिखाया, जस्ट टू टेल यू कि कैसे स्टार्टिंग में सब सिंपल था और कैसे आप जब आगे बढ़ते तो वो कॉम्प्लेक्स होने लगता है. सो सबसे पहले जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, यू हैव दिस प्लेनेरिया. प्लेनेरिया कुछ नहीं, उसका सिर्फ आई स्पॉट है और आई स्पॉट सिर्फ आपको यहाँ पे लाइट को डिटेक्ट करेगा, राइट. फिर आप देखते हो आपके यहाँ पे कॉकरोच, इट हैज कंपाउंड आईज, मतलब इसके अंदर बहुत सारे लेंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे सिंगल आई के अंदर, राइट. अच्छी है ये, पहले से ज्यादा एडवांस है लेकिन बहुत एडवांस नहीं है. देन यू हैव द ऑक्टोपस, इट हैज अ सिंगल लेंस इन अ सिंगल आई, मच मोर डेवलप आई इसके अंदर आपको मिलेगा. एंड देन यू हैव द मोस्ट एडवांस वन, दैट इज माय ह्यूमन आई. इसके अंदर आपको सिंगल लेंस विल गेट टू सी द आई, और जो सबसे एडवांस होता है यहाँ पे, जो कलर को भी काफी क्लियरली डिटेक्ट कर सकती है. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. कि याद रखना, जब आपका इवोल्यूशन होता है तो जनरली आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, सिंपल में से आपको कॉम्प्लेक्स चीजें आपको बनते हुए आपको मिलेंगी. यू विल ऑलवेज फाइंड फ्रॉम सिंपलर थिंग्स मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स विल बी सीन टू बी फॉर्म्ड. दैट्स व्हाट हैपेंस इन द इवोल्यूशन. यही चीज आपको मिलती है होते हुए हमेशा इवोल्यूशन के अंदर. सो लेट्स ट्राई टू रिमेंबर दैट ऑलवेज, राइट. सो ये आप देख सकते हो. अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक्सट्रीम राइट में, लेफ्ट में ये जो आय है वो किसकी आय है, तो आप क्या आंसर दे सकते हैं. यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे किसकी आय है. प्लेनेरिया. प्लेनेरिया. मैंने यहाँ पे जहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने B लिखा है, ये उसकी आय होगी बी. ऑक्टोपस. सर ऑक्टोपस. और सी जहाँ पे लिखा हुआ है वो इंसेक्ट. डी ह्यूमन की. राइट. सी इज गोइंग टू बी फॉर माय कॉकरोच या किसी भी इंसेक्ट की, राइट. एंड डी इज गोइंग टू बी फॉर द ह्यूमन. Structure of eye in each of these organisms is different. Difference in the structure of eye is enough for them to have a separate evolutionary origin. बिल्कुल सही, ठीक है. So evolution by stage of feathers. अब ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, the first feather was seen in dinosaur. Although they could not fly using feathers. तो सबसे पहली बार आपको feathers मिले थे देखने के लिए आपके डायनासोर्स के अंदर, बट उसे वो यूज नहीं कर पा रहे थे उड़ने के लिए. बाद में क्या हुआ, बाद में आपका थोड़ा और इवोल्यूशन हुआ, आपके फेदर्स लाइट हुए, बोन का स्ट्रक्चर लाइट हुआ, एंड नाउ यू हैव अ बर्ड्स व्हिच कैन एक्चुअली डू द फ्लाइंग, राइट. दीस फेदर्स गॉट इवॉल्व्ड एंड बिकम यूजफुल फॉर फ्लाइट इन द बर्ड्स. ठीक है. तो सबसे पहले जब इनको देखा गया था तब इनका कुछ खास काम था नहीं फेदर्स का, शायद सिर्फ उसे एनिमल को लोग ठंड से बचाते होंगे, बट बाद में इन फेदर्स का इवोल्यूशन हुआ और अब उन्हें बर्ड्स यूज करते हैं उड़ने के लिए, right. Majority of the birds will be using them for their sense of flight. This of course means that birds are very closely related to reptiles in dinosaurs or reptile. याद रखना, ये मैंने शायद आपको ये बात पहले भी शायद बताई थी. याद रखना हमेशा कि आपके जो birds होते हैं ना वो ज्यादा closely related है आपके reptiles है. बल्कि कहा जाता है that birds have actually evolved from dinosaurs. आपके जो birds हैं
वो एक्चुअली आपके डायनासोर में से ही इवॉल्व हुए थे, ये कहा जाता है। और इसलिए उनके जो हाइंड लिम्स होते हैं ना, उनके ऊपर आपको स्केल्स मिलते हैं। इसलिए उनके जो हाइंड लिम्स होते हैं, आपको भी नोटिस करना, अगर आपके घर कोई पेट हो या घर के आसपास कोई बर्ड दिखे, उनके हाइंड लिम्स पे आपको स्केल्स मिलेंगे, ठीक है। और वही स्केल्स आपको रेप्टाइल से मिलता है, वही स्केल्स आपको रेप्टाइल से मिलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आपके जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल्स में से ही इवॉल्व हुए हैं, दे हैव इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स ओनली। तो ये बात याद रखना, ये बात कभी भूलना मत, ठीक है। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो क्या यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक जो हमने किया है, Yes, sir. ठीक है। ये सारी पिक्चर्स दिखा दिखा के आपको कराए से ले जाए ताकि आपको चीजें समझ आए और आपको याद रहे, राइट। एंड सो प्लीज मेक श्योर यू गो थ्रू देम ऑल द टाइम। चलिए, नाउ लेट्स सी सम मोर एविडेंसेस ओवर हियर। कुछ और भी एविडेंस यहाँ पे देख लेते फटाफट, हमारे पास थोड़ा टाइम है और एविडेंस देखने का, तो लेट्स सी दैट। ओके, सो लेट्स जंप ऑन टू ओवर हियर। इवोल्यूशन को थोड़ा और हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। अच्छा, देखिए इवोल्यूशन नेचर में तो होता ही है, उसके साथ साथ क्या है कि ह्यूमंस भी अपने काम के लिए कुछ चीजों को बनाते हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या है, लेट्स टॉक। इट इज ऑल वेरी वेल टू से दैट वेरी डिसिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर्स इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रल डिजाइन। काफी स्ट्रक्चर होते हैं जो काफी अलग दिखते हैं, लेकिन उनका एंसेस्टर कॉमन होता है। देखते हैं क्या एग्जांपल है इसका। बट दोज आर गेसेस अबाउट व्हाट हैपेंड इन द हिस्ट्रीज। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। Are there any correct example of such process? Wild cabbage plant is one such example. कैबेज हम सब लोग खाते हैं, गोभी हम सब लोग खाते हैं, तो इसको थोड़ा देखते हैं इसका एग्जांपल कैसे यहाँ पे बन रहा है। लेट्स ट्राई टू सी दैट। इवोल्यूशन बाय स्टेजेस ऑफ कैबेज, कैबेज के इवोल्यूशन को हम यहाँ पे देखते हैं, राइट। ह्यूमंस फॉर मोर देन 2000 years cultivated wild cabbage as a food plant and generated different vegetables from it by selection. ह्यूमंस ने कैबेज को ग्रो करना चालू किया और उसे खाना चालू किया, और उसी कैबेज में से हमने कई अलग अलग टाइप के प्लांट्स भी बनाए। ह्यूमंस ने उसी कैबेज में से कई अलग अलग टाइप के प्लांट्स भी आपको बना के दिए। तो चलिए उनको हम यहाँ पे देखते हैं। द वाइल्ड कैबेज प्लांट इज सिलेक्टेड एंड डिफरेंट कैबेज वर ग्रोन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। लेट्स सी दैट। तो ये आपका वाइल्ड कैबेज। अब इसी एक वाइल्ड कैबेज में से आपने अलग अलग टाइप के कैबेज बनाए, ह्यूमंस ने बनाए, ठीक है। कैसे बनाए? लेट्स सी दैट। Some farmers have wanted to select for a very short distance between leaves and have bred the cabbage we eat. तो उन्होंने कुछ ऐसा कैबेज बनाया जिसमें लीव्स ज्यादा होते हैं, राइट। तो ये वाला कैबेज है जो हम लोग खाते हैं, आप लोग भी लाइक इसे ग्रो करते होंगे, राइट। और भी देखते हैं यहाँ पे। Some have wanted to select for arrested flower and developed and have bred broccoli. तो कुछ लोगों ने कैबेज में से ही ब्रोकली बनाई। ब्रोकली भी आपने देखी होगी, खाई होगी, राइट, आपके मिल जाती है। और भी देखते हैं और क्या टाइप्स है यहाँ पे। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर भी आपका कैबेज में, वाइल्ड कैबेज में से बनाया गया है। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल, राइट। देन यू हैव अ कोलाबरी। कोलाबरी इज आल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ प्लांट जो शायद आपने देखा नहीं होगा, बट इसको भी खाया जाता है कंट्रीज के अंदर, राइट। इंडिया में इतना कॉमन नहीं है। एंड देन यू हैव अ काले। काले is also one of the plant which has been covered from the wild cabbage. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि एक सिंगल वाइल्ड कैबेज में से आपने कितने सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे प्लांट बना लिए, राइट। सो वी कैन से दैट ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो हम कह सकते हैं कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, काले, कोलाबरी इन सब के कॉमन एंसेस्टर एक ही है। कौन है वो? वाइल्ड कैबेज। सो वाइल्ड कैबेज इज अ कॉमन एंसेस्टर फॉर ऑल ऑफ देम, राइट। तो ये भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है एवोल्यूशन का। बट यहाँ पे ह्यूमंस ने ये सब किया है। ह्यूमंस हैव एक्चुअली फाउंड अ वे टू मेक सच काइंड ऑफ लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स अपने पर्पस के लिए, अपने एडवांटेज के लिए। तो ये भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको बन जाता है एवोल्यूशन ऑफ कैबेज, राइट। या इसको पता है क्या कह सकते हैं हम लोग? ये नेचर में तो हो नहीं रहा, तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे एज अ आर्टिफिशियल एवोल्यूशन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, क्योंकि नेचुरली तो हो नहीं रहा, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और ये ह्यूमंस करते हैं, ह्यूमंस ये जनरली प्रेफर करते करना ताकि उन्हें
अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स, अलग अलग वैरायटी के आपको एनिमल्स मिल सके। ठीक है, तो ये बात एक यहाँ पे याद रख लेना कि वाइल्ड कैबेज में से ह्यूमंस ने बहुत अलग अलग टाइप के कैबेज बनाए, बहुत अलग टाइप के प्लांट्स बनाए ताकि उसे वो अपने पर्पस के लिए यूज करे जा सके। तो एक चीज मैं चाहूंगा बस आप यहाँ पे याद रखें, दिस इज द वन थिंग आई वांट टू ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ माय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये मत भूलना, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज एग्जांपल ऑफ माय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये बात आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाई। ठीक है, क्या आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। मैं आपको अगर एक और एग्जांपल, Yes, sir. इवन जो हैंड्स होती है ना, जो कंज्यूम करते हैं, उसकी भी आपको कई सारी वैरायटी मिल जाती है, उसकी भी आपको कई सारी वैरायटी मिल जाती है, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अरे वो भी एक और एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल आपका डॉग के ब्रीड का। डॉग की आप ब्रीड देख लो, आपको कितनी सारी वैरायटी आपको मिल जाती है उसके अंदर, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये सब ह्यूमंस ने किया हुआ है, राइट? दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो आज की क्लास में देखिए हमने क्या क्या देखा था। हमने फॉसिल कैसे बनते देखा, उसके अलावा हमने दो चीजें देखी, होमोलॉजी एंड एनालॉजी, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। Along with that we have seen the fossil formation, और कैसे fossil formation आपका एक एविडेंस बनता है आपके evolution का। And after that we have seen something in terms of the cabbage evolution। और एक और चीज हमने देखी थी कि आय का evolution कैसे हुआ था, कैसे एक सिंपल फॉर्म में से आपका ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपका आय का यहाँ पे बनता है। So these are the few things we have seen, और इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। So these are the few things I want you to remember। और इसके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी में पढ़िए थोड़ा ध्यान से इन सब चीजों को, ताकि आपको ये सब चीजें हमेशा क्लियर रहे, you can remember all those things। ठीक है, so that is something you have to know। अगले बार हम लोग मिलेंगे तो हम ये लंग फिश के बारे में देखेंगे, लंग फिश में से क्या बना था, we'll try to see that, we'll try to see the lung fish and its story। ठीक है, और मैंने आपको बोला था एक दो दिन पहले, पढ़ के आना अगले क्लास के अंदर, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ट्यूसडे को जो क्लास होने वाली है, क्वेश्चन सॉल्व करने हमें, तो प्लीज मेक श्योर यू रीड ऑल दोस थिंग्स जो भी हमने किया है क्लास के अंदर। ठीक है, ऑलराइट देन, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। अगर आप